नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। नोटबंदी के 50 दिन की मियाद खत्म होने में लगभग 2 हफ्ते रह गए हैं। 1 महीने पूरे होने पर रिजर्व बैंक के दिए आंकड़ों से पता चला कि 15.44 लाख करोड़ में से 11.55 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक के पास वापस आ चुके हैं। जबकि आरबीआई प्रमुख उर्जित पटेल के एक बयान से एक दिन पहले ही सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अदिया के हवाले से ये खबर आई कि रद्द किए गए लगभग सभी नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ रहे हैं। सरकार ये अपेक्षा कर रही थी कि देश में काले धन के रूप में मौजूद 5 से 6 लाख करोड़ रुपए हो सकता है कि वापस ना आए। इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि सारे पैसे अगर सिस्टम में वापस आ गए तो नोटबंदी की ये मुहिम सफल कैसे मानी जाएगी? क्या सारे खातों को ट्रैक करेगी सरकार, जिसने हजारों करोड़ों का जो वारा न्यारा किया है उसे क्या पकड़ा जा सकेगा? सरकार को इस नोटबंदी से क्या फायदा हुआ और उसके राजस्व में कितना इजाफा होने की संभावना है? नोटबंदी के बाद बनी आर्थिक असमंजस की स्थिति कब खत्म होगी और कितना कामयाब इसे माना जाएगा? जीडीपी में गिरावट सरकार के लिए कब सामान्य स्थिति साबित होगी? सवाल भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नकली नोटों के चलन पर रोक से संबंधित भी उठाए जा रहे हैं। तो आज इन्हीं सवालों पर हम करेंगे अपने मेहमानों से बात। और आज इस मसले पर बहस के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अरुण कुमार, आप अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं और काले धन के मसले पर आप लगातार लिखते पढ़ते रहे हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक और लेखक अर्थशास्त्री हैं, गुरुचरण दास। आप खुली अर्थव्यवस्था के समर्थक रहे हैं, आप कॉरपोरेट इकोनॉमी के बेहतर जानकार भी माने जाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ बिजनेस स्टैंडर्ड में एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य हैं। हमारे साथ मोबीक्विक में सीओओ मृणाल सिन्हा हैं। आपकी कंपनी ऑनलाइन पेमेंट और कैश ट्रांसफ़र जैसे काम करती है। हमारे साथ गौरव बल्लभ हैं, आप प्रोफेसर हैं XLRI में। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद छात्र छात्राएं, युवाओं से भी उम्मीद है कि वो अपनी जिज्ञासाएं आपसे पूछेंगे और अपने सवालों का हल आपसे जान सकेंगे। अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। नोटबंदी लागू हुए महीना गुजर गया, लेकिन लोगों को लंबी कतारों और नकदी की किल्लत से निजात नहीं मिली। पिछला महीना लोगों ने सब्र से गुजारा। वे भरोसा जताते रहे कि नोटबंदी का मकसद अच्छा है। अपने कंट्री की फेवर के लिए अगर पीएम ने ऐसा डिसीजन लिया तो मैं इसका फेवर ही लूँगा। फिर लाइन में सुबह आए तो एटीएम चालू हो गया तो 2000 रुपये निकल गए हैं। देश हित के लिए आज हम इतनी बड़ी लाइन में खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये सबसे छोटी बात है। लेकिन अब मकसद पर ही भ्रम खड़ा होने लगा है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को रद्द करने का ऐलान किया था और तब कहा था कि नोटबंदी का फैसला भ्रष्टाचार और काला धन रोकने, जाली नोटों का चलन खत्म करने और आतंकवाद के फंडिंग के स्रोत खत्म करने के लिए किया गया है। तब अनुमान लगाया गया था कि 15.4 लाख करोड़ रुपए के रद्द हुए नोटों में से तकरीबन 3 से 5 लाख करोड़ की रकम काला धन है, जो बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आएगी। लेकिन नोट जिस तरह से लौटे उससे ये अनुमान कमजोर पड़ने लगा। जाली नोटों की संख्या और आतंकवाद की फंडिंग के स्रोत सुखाने के दावों पर भी सवाल उठने लगे। तो उसके बाद कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी बनाने की बात चर्चा में आई। लेकिन इस मकसद को हासिल करना भी आसान नहीं लगता। इस रास्ते में ठोस बाधाएं हैं। मसलन देश में अधिकतम 34 करोड़ 20 लाख यानी कुल आबादी का 27% हिस्सा ही इंटरनेट यूजर है। ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 13% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। भारत में सिर्फ 17% बालिग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में मोबाइल कनेक्शंस की संख्या 1 अरब 2 करोड़ जरूर है, लेकिन उनमें से सिर्फ 15% को ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध है। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड की 856 मशीनें ही उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर शहरों में हैं। क्या इन हालातों के बीच लेन देन में नकदी का इस्तेमाल घटाने का लक्ष्य पाना संभव होगा?
मुद्दा है कि नोटबंदी की कामयाबी कालाधन और जाली नोटों को खत्म करने के पैमाने पर नापी जाएगी या फिर कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर। और क्या इनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने की तरफ देश सचमुच आगे बढ़ रहा है? गुरुचरण दास जी, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। सरकार के इस नोटबंदी के फैसले के 1 महीने से कुछ ज़्यादा वक्त हो चुके हैं। तमाम आंकड़े हमारे सामने हैं जो हमने अभी उसका उल्लेख भी किया। अब 30-35 दिनों के गुजर जाने के बाद क्या ये माना जा सकता है कि ये जो नोटबंदी की मुहिम थी, डीमोनेटाइजेशन की जो मुहिम थी, वो कुछ हद तक सफल रही? भाई, मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ अच्छा किया है ये 2.5 सालों में, लेकिन इस बार गलती हो गई है। मतलब कि शॉर्ट टर्म में तो देखा है कि कितनी दुखी हुई है लोगों को, खासकर गरीब लोगों को जो पीड़ा हुई है। और लॉन्ग टर्म अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन, क्रांति आ रही है ये आएगी। और ये नोटबंदी से काफ़ी प्रेसिपिटेट किया है। उसके बाद अगर वो आ भी गई तो ज़्यादा इकोनॉमी फॉर्मल हो जाएगी, उससे अपना सेविंग्स रेट बढ़ जाएगा देश का, उससे बैंकों के डिपॉजिट रेट बढ़ जाएंगे। अगर डिपॉजिट रेट बढ़ें तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं और उससे टैक्स बढ़ जाएगा, कलेक्शन बढ़ेगा और टैक्स टू जीडीपी रेशो भी इम्प्रूव करेगा। लेकिन ये सब तो लॉन्ग टर्म में होगा। हाँ, आपके हिसाब से? हाँ, लेकिन जो मुझे डर है वो है मीडियम टर्म, वो है अगले 2 क्वार्टर्स, अगले कोई 6 महीने कि वहाँ जो अपनी एक्टिविटी है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिन बाद कोई खरीदता है, कोई बेचता है, अगर किसी के पास पैसे भी नहीं हो तो वो एक्टिविटी एकदम, जिसको कहते हैं कैश क्रंच से एकदम खत्म हो सकती है और उससे एक रिसेशन भी आ सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में नुकसान और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। मगर मैं सवाल ये पूछना चाह रही थी आपसे, हमारा सवाल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए था नहीं। तत्काल इस समय जो नोटबंदी का फैसला हुआ है सरकार की तरफ से, उस फैसले को सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि ये एक कामयाब फैसला है। इससे काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नकली नोट, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको लेकर दावा किया गया था कि उस पर रोक लगाने में या उसे खत्म करने में कामयाबी मिलेगी। क्या वो जो 4 पैरामीटर्स तय किए गए थे वो इस नोटबंदी के फैसले के 35 दिन 40 दिन गुजर जाने के बाद सफल होते हुए दिख रहे हैं? मैं समझता हूं कि नहीं। मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं कह रहा था कि जो रियल डर है वो है कि नौकरियां खो जाएंगी, रोजगारी कम हो जाएगी, काम धंधा खत्म हो जाएगा। तो ये जो इसका जो है ना खाता देखें तो पीड़ा है, लाभ है लॉन्ग टर्म, बीच में जो है वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर उसका बही खाता का आकलन किया जाए तो शुरुआत में भी नुकसान है, मध्य में भी नुकसान है और लॉन्ग टर्म अगर फ़ायदा है तो उसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया था, देश के नाम संदेश दिया था, उस समय यह कहा गया था कि काले धन से निजात मिलेगी देश को, भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी, आतंकवाद पर रोक लगाई जा सकेगी इससे, और जो काउंटर फीट करेंसी है उसको भी काबू करने में आसानी होगी। शायद तमाम अखबारों में जो मैंने खबरें पढ़ी उससे उसमें यह अनुमान लगाया गया कि सरकार को ये अंदाज़ा था कि शायद 5 से 6 लाख करोड़ जो काला धन है, जो लोगों ने अपने पास दबा रखे हैं, वो जमा नहीं कराएंगे और वो सिस्टम में वापस नहीं आएगा और वो जो काला धन होगा वही उसका विंडफॉल गेन होगा। लेकिन आज की स्थिति में चाहे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी का बयान देखा जाए, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनका बयान देखा जाए, अगर 11.5 करोड़ रुपए वापस आ चुके हैं सिर्फ 30 दिन में, तो आने वाले दिनों में और भी वापस आ सकते हैं। तो क्या इससे हम सफल माने
और अगर सफल है तो किन पैरामीटर्स पर? देखिए, आपने जो पैरामीटर्स गिनाए उसके अनुसार तो ये सफल नहीं है, क्योंकि ये कहा गया कि हम काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल ले लेंगे। तो यहाँ पे सरकार का एजम्पशन गलत था कि काले धन की अर्थव्यवस्था का मतलब है कैश। देखिए, काले धन की अर्थव्यवस्था क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। पहले हम आमदनी कमाते हैं, आमदनी से बचत करते हैं, बचत से अपनी जो संपत्ति बनाते हैं इन्वेस्ट करके, और संपत्ति का एक छोटा हिस्सा कैश में होता है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था मेरे अनुसार इस समय 62% है, यानी 93 लाख करोड़ रुपया इस साल जनरेट होगा। और जो संपत्ति है जो पिछले 15, 20, 30, 40 सालों में इकट्ठी गई, भारत में 93 लाख करोड़, जी हाँ, भारत में इस साल 93 लाख करोड़ रुपया जनरेट होगा मेरे अनुसार से, है ना। और जो संपत्ति आफ्टर दिस डिमोनेटाइजेशन, नहीं, इस साल में जो है, जो मतलब डिमोनेटाइजेशन के पहले जो आंकड़े थे, और उसकी जो संपत्ति होगी उससे जो पिछले सालों में कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा होगी। तो यानी 300 लाख से 400 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होगी देश में। और जो ब्लैक कैश है, जिसको हम ब्लैक कैश कह सकते हैं, वो उसका 1% से भी कम, करीब 3 लाख करोड़ रुपया होगा। तो ये 3 लाख करोड़ रुपया अगर वापस नहीं भी आता है तो आपकी ब्लैक जो वेल्थ है वो 1% ही असर हुआ, और जो ब्लैक इनकम है उस पर 3.5% असर हुआ। अब क्योंकि फिगर्स आ रहे हैं कि ये 3 लाख करोड़ रुपए भी वापस आ जा रहा है, तो यानी कि जो 1% ब्लैक वेल्थ को जो डिमोनेटाइज करने की बात थी वो भी नहीं होने वाला है। और जो काले धन की कमाई है वो चलती रहेगी। अगर मैं नार्कोटिक ड्रग ट्रैफिकर हूं तो इस कैश का कोई मतलब नहीं है, मैं वो करता रहूंगा। अगर मैं जो मैन्युफैक्चरिंग में अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग करता हूं वो करता रहूंगा। मैं अगर टीचर हूं और मैं ट्यूशन करके इनकम नहीं डिक्लेयर करता हूं वो करता रहूंगा। तो काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर नहीं पड़ेगा। और देखिए, कैश तो अर्थव्यवस्था में चलता ही रहेगा, चाहे वो सफेद इकोनॉमी में हो या चाहे काली इकोनॉमी में हो, और वो इंटरलिंक्ड इकोनॉमी है। तो कैश एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा। तो जितना कैश अगर डिमोनेटाइज 50-60 हजार करोड़ हो गया, सरकार की तरफ से अब ये एक स्टैंड लिया जाने लगा है कि हम कैशलेस इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेस कैश भी होते हुए भी कैश तो रहेगा। हो सकता है कि 10.5% ना हो, वो 5% हो। और अब तो 2000 रुपए के भी नोट जो जारी हो गए हैं, तो कैश तो रहेगा और कैश वो वापस आ जाएगा। तो इसलिए इन पैरामीटर्स पे सरकार ने जो कहा है वो सही नहीं है। और मैं इसको समझाऊं तो इस तरह से कि अगर आपने किसी के व्यक्ति से 85% खून निकाल लिया और फिर धीरे धीरे 5% करके डालना शुरू किया तो वो तो कोलैप्स कर जाएगा। तो उसी तरह अर्थव्यवस्था में जो पैसा है उसका क्या रोल है? वो पैसा हम खाते नहीं है, पैसे को हम सर्कुलेट करते हैं, उससे ट्रांजैक्शन होते हैं। आप दोनों अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि इससे कोई बहुत बड़ा लाभ फिलहाल नहीं दिख रहा है। मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ गौरव। प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि इससे गरीबों का कल्याण होगा, और अगर बाहर निकल के देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको अभी भरोसा है कि ये जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में इसका गरीबों को फ़ायदा मिले या आम लोगों को फ़ायदा मिले। लेकिन ये फ़ायदा कैसे मिलेगा? जो अर्थशास्त्री हैं, जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं लोग, उनको भरोसा ही नहीं जगा पा रहे हैं, तो आम लोगों के अंदर ये भरोसा कैसे पैदा हो रहा है? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया, इसका मतलब कोई सर्टिफाई नहीं हो गया कि ये सब काला धन नहीं है। आप बैंक के अंदर खाते में जमा करा दो, दैट इज नॉट गारंटी कि ये काला धन नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमारे पूर्व वक्ता से सहमति करता हूँ कि 2 पार्ट है काले धन के। एक तो काला धन और एक अप्लाइड काला धन, जो कि अपना कैश फॉर्मेट छोड़ चुका है। जो इसका मतलब आप ये कह रहे थे कि जो बाकी सारे लोग ये समझ रहे थे कि सारा काला सफेद हो गया, वो एक्चुअली सारा काला सफेद नहीं हुआ है। ये एक बड़ा एक मिथ्या भ्रांति है, एक फॉल्स इंप्रेशन है कि बैंक में चले गया इसका मतलब सेफ, वो नहीं है। तो इसका मतलब ये कि बैंक में जो काला गया है उसको ट्रैक किया जाएगा। और जो रोज हम पढ़ रहे हैं, और अभी आप रोजाना कुछ ना कुछ खबर चल रही है, वो एक तरह से उस ट्रेस के अंदर ही वो ट्रैक हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आज पिछले 2.5 साल में हम ये कहते थे कि बिग बैंग इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किए, नाम दिया। अब मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार या काला धन, मैं पूरे ओवरऑल काले धन की बात नहीं कर रहा, कैश फॉर्मेट ऑफ काला धन या फेक करेंसी, इनको कंट्रोल करने के लिए, या टेरर फाइनेंसिंग, पिंक मनी जिसको अपन कहते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा कौन सा उपाय था सरकार के पास? तो ये एक इम्पैक्ट किया है उन्होंने। और देश में एक छोटी सी बात, और देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कि आज पिछले 2-2.5 साल से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है। इंटरेस्ट रेट्स या तो
अपने लेवल पे है या मामूली लेवल से कम हो रही है। तो अब अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, और जो आप बोले प्रोग्राम चालू होने के पहले भी कि भाई लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में अगर इसको बेनिफिट देना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आपका जो फॉर्मल से इनफॉर्मल सेक्टर में आप ये कह रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और आप ये कह रहे हैं कि पिंक मनी, और आप ये भी कह रहे हैं कि पिंक मनी खत्म हो जाएगी। आप इससे सहमत नहीं हैं क्या? भाई अगर हम काला धन हटाना चाहते हैं तो हमें प्लग करने चाहिए सोर्सेज, कहाँ से काला धन शुरू होता है जी। अब वो हैं, एक देखिए वो है जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन, मतलब कि सिटीजन और गवर्नमेंट अफसर, इन दोनों में जब नेक्सस होता है, कोलूजन होता है, या वो कहता है कि नहीं मैं लाइसेंस दूंगा, मैं नहीं ये कागज़ पे साइन करूंगा, मुझे दे दो 50 करोड़, तो वहाँ से शुरू होता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन है ना, इस पे हमें करना है अटैक। ये यहाँ रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और सबसे बेस्ट तरीका है कि जस्टिस श्री कृष्णा ने एक उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट है इंडियन फाइनेंशियल कोड, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो सबसे बड़ा जस्टिस श्री कृष्णा रिपोर्ट के बारे में और पूर्व गवर्नर्स ने, आरबीआई गवर्नर्स ने क्या कहा उस पर हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन इस समय एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ भट्टाचार्य साहब। सरकार जब आई थी और जब चुनाव में अपने प्रचार कर रही थी, तब बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा थी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन जो आप कह रहे हैं उससे तो उसका उल्टा होता हुआ दिख रहा है। अगर टैक्स मॉनिटरिंग करने लगेगी, दूसरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड बनाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या ये मैक्सिमम गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा रही है सरकार? नहीं, देखिए इसको आप इस तरह से अगर इस नज़रिए से देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस तरह को गलत तरीके से देख रहे हैं। इसके जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है तो काफ़ी दोनों ने, हमारे जो वक्ताओं ने कहा है, पर मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट स्टेटिज्म जिसे हम कहते हैं उसमें तो जरूर बढ़ेगा, स्टेटिज्म तो जरूर बढ़ेगा। मैंने उसी संदर्भ में इसको कहा था, स्टेटिज्म बढ़ेगा। अगर आईटी ऑफिशियल्स को बहुत ज्यादा पावर दे दी जाएंगे तो क्या इससे मैक्सिमम गवर्नमेंट नहीं बढ़ेगा? मुझे लगता है कि आपकी प्रेमाइस गलत है यहाँ पे, क्योंकि प्रेमाइस, अगर आप एक मान लीजिए एक डिसीजन ऐसा लेते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगी कि इंस्पेक्टर राज बढ़ सकता है, तो आप जरूर ये होगा। तो आपको देखना पड़ेगा आपने क्या डिसीजन लिया है। आपने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि अगर आप देखें कि अगर गवर्नमेंट की सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं कि जो ब्लैक मनी के कंपोनेंट कैश में अकॉर्डिंग टू मेनी रिपोर्ट्स इज ओनली 6%। गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट कहती हैं उसको बेस करके, तो अगर आप 6% ब्लैक मनी को टैकल कर रहे हैं और सारी अर्थव्यवस्था को, और 86% अर्थव्यवस्था को उथल-पुथल मचा रहे हैं। अरुण कुमार ने कहा कि अगर एक आदमी के बॉडी में 86% अगर ब्लड आप निकाल लेते हैं तो जो बॉडी कैसे मूव करेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें यह है कि जितनी पीड़ा दी गई है और उतनी जो लाभ होगा वो लाभ उतना नहीं होगा, और बहुत पीड़ा होगी लोगों को, और वही पीड़ा, मतलब पेन ज्यादा होगा, गेन कम होगा। देखिए, जिसने काली धन की कमाई की नहीं उसको पीड़ा हो रही है, और जिसने काली धन की कमाई की वो बच के निकल जा रहा है। जैसे जनधन अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है, और जो बिजनेसमैन है वो कैश इन हैंड दिखा देते हैं। हमने तो अभी एक आंकड़े देखे, आंकड़ा देखा जिसमें जनधन अकाउंट में टोटल 27,000 करोड़ रुपए जमा हुआ है। 26 करोड़ के करीब जनधन अकाउंट हैं, पर अकाउंट तकरीबन 1100 रुपए जमा हुए हैं, और 1% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50,000 से ज्यादा अमाउंट जनधन अकाउंट में जमा किया। मैं तो ये मानता हूँ ये बहुत कम अमाउंट है, 27,000 करोड़ रुपए, तो लेकिन इससे बहुत ज्यादा डिपॉजिट हुआ, क्योंकि देखिए बिजनेसमैन दिखाता है वर्किंग कैपिटल। हम लोगों ने जब ये ब्लैक मनी की स्टडी की थी सीबीडीटी के लिए 1984 में, तो हमने डीआरआई जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस होता है उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि हाँ, जब हम रेड करते हैं बिल्डर ब्रोकर वगैरह पे तो हमें उस समय 5 करोड़ 10 करोड़ मिल जाता है, और 3 दिन के अंदर वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल है।
है ना। तो 3 दिन में वो 5-10 करोड़ उस समय कर सकते थे, तो आज 50 करोड़ बढ़े। एक सज्जन मिले हमें जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा मैंने 4 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दी अपने वर्कर्स को। तो कितने सारे तरीके निकल आए हैं जो पैसे घुमाने। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास कैपेसिटी नहीं है ऑडिट करने की। अभी 5.2 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन महज 3% लोग हैं जिनका ऑडिट हो पाता है। तो अब ये आज ऑडिट की बात बिल्कुल नहीं ऐड करूंगा ये कि सबसे डेंजरस चीज जो हुई है, अगर आप पढ़ें ये नया एमनेस्टी, सेकेंड एमनेस्टी जो अनाउंस की है गवर्नमेंट ने, ये डिस्क्लोजर स्कीम जिस पे 50% टैक्स, अगर आप उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो बहुत डर है, क्योंकि जितनी पावर्स इनकम टैक्स ऑफिशियल को दी है उसमें वो बिल्कुल हमें पुराना लाइसेंस परमिट इंस्पेक्टर राज जो 91 के पहले जो माहौल था उस पे ला सकते हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ, ये वही बीजेपी की सरकार है जो लाइसेंस राज का 70-80 के दशक में विरोध करती आई और इसी वजह से व्यापारी वर्ग का समर्थन उसे हासिल होता रहा। और इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में जो इस वक्त टैक्स नहीं देते। वो टैक्स नहीं देते क्योंकि उन्हें डर लगता है, देना चाहते हैं पर वो डिपार्टमेंट से डरते हैं कि वो फंसना नहीं चाहते एक तरह की। तो गवर्नमेंट को एक रीअश्योरेंस देनी चाहिए, वो ये है कि ये इनकम टैक्स का तरीका, कलेक्ट करने का तरीका बदल गया है। अब मेरा जो नेबर है, मेरे घर के जो पड़ोस हैं, वो कह रहे थे कि उन्होंने सितंबर में अपना फाइल किया ऑनलाइन टैक्स, उसके बाद नवंबर पहले हफ्ते में ही उनको रिफंड ऑनलाइन ऑनलाइन रिफंड, मतलब टैक्स भी ऑनलाइन दिया, रिफंड भी ऑनलाइन। अब ये बहुत माहौल इनकम टैक्स का बदल गया है। पर लेकिन आप अगर ऐसी चीजें करेंगे जैसे नई एमनेस्टी स्कीम में बताया है तो ये सब अनडू हो सकता है। ये जो इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हो जी, ये एक तो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स का बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाना ये लोगों को थोड़ा सा चिंता में डाल रहा है। दूसरी एक और बात है, वो है कि जिनके पास हज़ारों करोड़ की ब्लैक मनी थी, जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, उन लोगों ने अपने बहुत सारे लोगों में बांट दिया और वो अपना जमा करा रहे हैं। उनको कैसे आप टैक्स नेट में लाएंगे? ये कोई परमानेंट, ये दीज आर द फ्यू पीपल, ये कोई पूरे सबने ऐसा कर दिया होगा। ये एक सिर्फ एग्जांपल्स हैं। आप इसको बोलें कि सब जिनके पास हजारों करोड़ थे सब ने ऐसा 4-4 महीने की सैलरियां दे दी, ये दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ओनली। और मैं एक मिनिमम गवर्नमेंट पे आपने प्रश्न किया था, मैं उस पर बोलता हूँ कि मिनिमम गवर्नमेंट का या मैक्सिमम गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं जो गलत काम कर रहे हैं उनको ट्रैक नहीं करूंगा। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब है कि ओपन अप होगी इकोनॉमी, जो हर्डल्स है। विशेषज्ञों को फिर ये क्यों डर लग रहा है कि आप मिनिमम गवर्नमेंट करते हुए टैक्स ऑफिशियल्स को ज्यादा पावर दे रहे हैं? आपको क्यों डर लग रहा है कि आप लाइसेंस राज की तरफ तो नहीं कहीं बढ़ रहा है? तमाम अर्थशास्त्री इस पे आशंका जताने क्यों लग गए? उन लोगों की तरफ ज्यादा पावर है जिन्हों के पास टैक्स्ड या अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स है, अदरवाइज नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है। देखिए, हम लोगों ने स्टडी किया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए 82 से 85 के बीच में जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी, तो उसमें जो हमने कमिश्नर्स इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर्स इनकम टैक्स से जब पूछताछ की थी, उन्होंने कहा 95% हमारे डिपार्टमेंट के लोग भ्रष्ट हैं। अगर 95% लोग इनकम टैक्स के 84 में भ्रष्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से फंक्शन करेगा और किस तरह से वो निकाल पाएगा लोगों को। और ये जो गुरचरण जी ने कहा, वो एक डर लोगों के मन में है कि ये एक जरिया बन जाएगा पैसे बनाने का, ना कि इसलिए कि आप पकड़ के उनसे टैक्स पे करवा लेंगे। तो फिर कैसे? तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ मृणाल, हालांकि आप ऑनलाइन पेमेंट के ज़्यादा बड़े जानकार हैं, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊँगी। पहले ये कि अगर ये सिचुएशन है तो फिर भ्रष्टाचार से लड़ाई में कितनी सफल हो पाएगी सरकार? देखिए, कुछ हद तक भ्रष्टाचार हर एक समाज में होता है, हर इंसान में होता है। तो बिल्कुल हटा देना तो संभव ही नहीं है किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में और किसी भी सोसाइटी में। तो कुछ हद तक तो भ्रष्टाचार फिर भी रहेगा। इतना ज़रूर होगा कि लोगों के मन में एक भय आ गया है, तो लोग चाहेंगे कि हम कंप्लायंट हो जाएं, हम
कुछ ना कुछ पेपर शो करें। अब उससे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा और किस ओवर व्हाट टाइम पीरियड ये फ़ायदा या नुकसान होगा, दैट इज़ एनीबॉडीज गेस। बट टू थिंग्स, करप्शन बिल्कुल मिटने वाला नहीं है इससे, हालांकि कम हो आपको भी भरोसा नहीं है कि करप्शन मिटने वाला है। आप ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ, सरकार ने कुछ लोगों को दिलासा देने के लिए ये भी बातें कही हैं कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादातर कार्ड पेमेंट हो, ई वॉलेट सिस्टम हो और ये सब चीज़ें हों। लेकिन देश में सिर्फ 27% इंटरनेट यूज़र हैं। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो सिर्फ 13% लोग अभी इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके? और क्या ये इतना जो शॉर्ट टाइम है इसमें ये अचीव किया जा सकता है? क्योंकि अब तो लोगों के पास नोट भी नहीं है और कार्ड भी नहीं है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपना जीवन आगे कैसे बढ़ाएं। तो क्या उपाय है आप लोग के पास? परिवर्तन की जो घड़ी होती है वो हमेशा बहुत दर्दनाक होती है। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि लोगों को अभी इस वक्त तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, मगर ऐसा शायद तब भी हुआ होगा जब मनुष्य जाति ने प्रोग्रेस किया था। तो क्या हम वहाँ 5000 साल पुराने की तरफ चले जाएं क्या? नहीं, 5000 साल पुराने की बात नहीं कर रहे, अभी से आज से मनुष्य जाति का जब जन्म हुआ था, आज हम 21वीं सदी में रहते हुए आप वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। मैं अपना जवाब पूरा करता हूँ। आज से करीब 300 साल पहले सारे देश जो थे, दे मूव्ड फ्रॉम कॉपर मनी टू पेपर मनी। पहली बार ऐसा हुआ था और बहुत पहले की बात नहीं है, 300 साल पहले की बात है। तो उस वक्त भी लोगों को काफ़ी पीड़ा हुई थी, काफ़ी दर्द हुआ था, मगर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स जब आप पूरी कहानी देखेंगे तो उससे लोगों की वृद्धि हुई थी। 3 इशू हैं एक्चुअली। आपने एक नया इशू डाल दिया है। पहली इशू है जो ये जो लड़ाई जो चल रही थी, अभी तक हमें लगा था कि ये काले धन के ऊपर लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर जो इसका जो नैरेटिव जो है वो एकदम बदल गया है। ब्लैक मनी के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं, बात नहीं लोग कर रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री जी का स्पीच देखें 8 नवंबर को, उसमें कैशलेस या लेस कैश या डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर कोई रेफरेंस नहीं था। 8 नवंबर को नहीं था। नाउ क्लियरली 3 हफ्ते में जो सरकार का जो नैरेटिव जो है वो बदल गया है। तो क्या ये संकेत देता है कि ये सरकार नोटबंदी के मामले में कहीं असफल हुई है? नहीं, असफल नहीं हुई है। असफल होने की उनके डर है। अभी तक 30 दिसंबर नहीं हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतने असफल हो गए हैं। पर डर के लिए ही मुझे लगता है कि जो इनकम टैक्स जो लॉ को अमेंड किया गया है, ये डर का एक क्लियरली एक साइन है। क्योंकि उन्हें ये डर था, ये इनकम टैक्स लॉ को उन्होंने अमेंड किया है। तो इसी के बाद अमेंड करने के बाद जिससे कि जो लोग जमा करेंगे, और इनकम टैक्स लॉ अमेंड होने के बाद ये साफ जाहिर है कि 15.44 लाख करोड़ जो रुपए जो हैं सारे वापस आ जाएंगे। क्योंकि जो लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, जो मुकुल रोहतगी साहब ने कोर्ट को कहा था कि 5 से 6 लाख करोड़ की न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो मेरे ख्याल से एक पैसा भी न्यूट्रलाइज नहीं होगा। सारे पैसे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि लोग उसको एक ये इम्यूनिटी स्कीम है, एमनेस्टी स्कीम नहीं है, वो करके वो टैक्स 50% टैक्स करके कर देंगे। और नाउ द डिजिटल मनी की जो बात मृणाल ने जो कही, उसका जो चैलेंज है वो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और मुझे ये नहीं लगता कि इस डिसीजन से आप उस गोल को मीट कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक बात नहीं कही जो सबसे जरूरी है, वो है कि ये जो इस वक्त पीड़ा है, ये है क्योंकि स्कैर्सिटी है, नोट्स की स्कैर्सिटी। तो ये बैड प्लानिंग, और मैंने सजेस्ट 2 बार भी किया है, वो है कि हम इस वक्त भी आउटसोर्स कर सकते हैं। जो हमने पहले भी हिंदुस्तान ने स्विट्जरलैंड में अपने नोट छिपाए हैं। वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी प्रिंट कराए हैं जी। तो ड्यूरिंग मिस्टर वाजपेयी's टाइम ऑल्सो कि 1 ट्रिलियन रुपीस हमने बाहर से प्रिंट कराए थे। तो अब भी ये स्कैर्सिटी जाने वाली नहीं है जल्दी। मुझे लगता है कि ये जो पीड़ा है, ये जो दुखी है, लास्ट करेगी। और
गवर्नमेंट को इस अभी भी इट्स नॉट टू लेट कि ये स्पीड इज ऑफ द एसेंस कहते हैं अंग्रेजी में, तो इस वक्त ये इनको आउटसोर्स कर देना चाहिए। और जो गवर्नमेंट्स है ना, स्विट्जरलैंड वगैरह की गवर्नमेंट, इनके सीक्रेसी लॉज बहुत हमारे भी आगे हैं। ये तो ये हमारी सीक्रेसी में कॉम्प्रोमाइज आपका होगी। ये सुझाव है कि ये जो इस समय आम लोगों की पीड़ा है उससे राहत देने का एक तरीका है, और वो है कि बाहर के देश से जहां पर ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं गोपनीयता के, वहां से अपनी करेंसी क्योंकि हमारी जो प्रिंटिंग प्रेसेस है ना, उसकी क्षमता बहुत सीमित है। देखिए वो उसमें भी समय लगेगा, क्योंकि आप जब करेंसी प्रिंट कराएंगे बाहर से भी तो समय लगेगा। और इस समय जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी स्टोरी दी थी कि कम से कम देश में प्रिंट करने में 108 दिन लगेंगे, पर 108 दिन के अलावा अतिरिक्त इसलिए लगेगा क्योंकि लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दिया है। छोटी करेंसी और बड़ी करेंसी 2000 का प्रचलन इतना हो नहीं रहा है, तो आपको ज्यादा प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि होर्ड कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप 15 साल की करेंसी आप 50 दिन या 100 दिन में करना चाह रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है। इस समय इंक की शॉर्टेज है, अभी 10 दिन पहले टेंडर किया है, पेपर की शॉर्टेज है, तो ये कम से कम 8-10 महीने लग सकता है इसको शॉर्टेज ओवरकम करने में। और इतने बीच में अर्थव्यवस्था और बिगड़ती चली जाएगी। तो मेरा जो मानना, मेरा जो मानना है कि ये जो शॉर्टेज है उसको कमी, क्योंकि देखिए ब्लैक इकॉनमी पे असर नहीं पड़ रहा है, कैशलेस आप तुरंत होने वाले नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है। तो जो अभी करेंसी बैंक में है उसको रिलीज कर दें कि 500 और 1000 रुपए के नोट जो आए हैं वो तुरंत रिलीज कर दें, एकदम से चीजें बदल जाएंगी, आपकी लिक्विडिटी रेस्टोर हो जाएगी। और जो आपने उदाहरण दिया था कि सर मेरे पास ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम डिजिटल इकोनॉमी पे भी बात करेंगे। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि इन सब चीजों को करने में कितना वक्त लग जाएगा, कितने दिन और लोगों को इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, और दूसरा कितने % कैशलेस इकोनॉमी पे जाने पर सरकार मानेगी कि हम अब इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं और अब हमें जो है आम लोगों को राहत देना शुरू कर देना चाहिए। तीसरा, जीडीपी ग्रोथ का भी एक सवाल बहुत बार बार उठाया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने खुद कह दिया कि 0.5% जीडीपी ग्रोथ गिरेगी, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट 2 से 3% जीडीपी ग्रोथ में गिरावट की बात करें तो वो कितनी गिरावट पर सरकार मानेगी कि हम ये नॉर्मल है और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जो हम एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। तो ब्रेक पे जाने से पहले जो हम सवाल उठा रहे थे, मैं चाहती हूँ आप में से जो भी इसका जवाब देना चाहता है कि वो कितने % कैशलेस पे सरकार मानेगी कि अब हमें ओपन कर देना चाहिए और लोगों के लिए करेंसी उपलब्ध करा देनी चाहिए, कितने % वो कैशलेस इकोनॉमी हो जाए। क्योंकि दुनिया में अभी जो मैक्सिमम कैशलेस इकोनॉमी है वो सिंगापुर की है और शायद 60 से 61% की इकोनॉमी है। सिंगापुर और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं, नीदरलैंड में 60% के आसपास है, लेकिन उससे ज़्यादा अभी कहीं नहीं है। क्या हम इतनी शॉर्ट पीरियड में उतना अचीव कर सकते हैं? नहीं, इसमें आप देखिए कि अभी मेरे को लगता है मंशा ये है कि जो जनधन अकाउंट जिन लोगों को रुपए कार्ड मिल गया वो उसका यूज, क्योंकि कितने लोग हमारे कार्ड का एक्चुअली यूज करते थे। लेकिन जैसे कैसे यूज कर सकते हैं? एक एग्जांपल 10 लाख पे 856 स्वाइप मशीनें बस मौजूद हैं। हाँ, मैं यही आपको बता रहा हूँ। जैसे आज मेरे पास कार्ड है, मैं कभी भी पंप में जब पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पे उसका यूज नहीं करता हूँ, तो अब मैं उसका यूज करने लगा हूँ। तो ये इस तरह से डिजिटल ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जो गांव में बैठा हुआ किसान है जिसको कि पता ही नहीं है कार्ड क्या चीज है और पिन नंबर क्या चीज है, वो कैसे यूज करेगा जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पर बिजली नहीं है, जहाँ पर स्मार्टफोन नहीं है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि सारे पेमेंट्स के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। ये भी एक आपको मैं बता दूं कि जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसे भी ऐप्स हैं जो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी। पर वो ऐप्स के लिए तो स्मार्टफोन की जरूरत मैंने मान लिया ना, और तो मैं कोई अपन 100% की बात नहीं कर रहे। अगर ये लेस कैश में ये अपन ये सोचें कि भाई अगले 20 दिन में 2 वीक जो बचे हैं उसमें सारे लेस कैश में आ जाएंगे, रूरल इंडिया में भी लेस कैश में आ जाएगा, वो नहीं। तो फिर ये बताइए। आंसर ये है कि राइट नाउ अगर मैं ठीक से कह दूं इसको, मेरे ख्याल से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन अभी सिर्फ 3% है हमारे देश में जी। ना, इस 3% को मेरे ख्याल से अगर आप 10 में भी लाएंगे तो मुझे लगता है कि इट विल टेक एटलीस्ट 1 ईयर। इट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज अ ह्यूज गोल।
और सेकेंडली सरकार ने जो ये डिस्काउंट स्कीम चालू किया है, यू नो, इट इज अ स्कीम टू बेनिफिट ओनली द एलिट्स. आई मीन हु विल एंजॉय द डिस्काउंट? आई विल एंजॉय द डिस्काउंट. सो मुझे लगता है कि द एंटायर अप्रोच ऑफ दिस शिफ्ट जो हुआ है, मुझे लगता है कि इसका तो फिर प्लानिंग तो फिर ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इससे गरीबों का कल्याण होगा, गरीबों का फायदा होगा, वो कैसे होगा? गरीब तो इस वक्त को कोई बेनिफिट ही नहीं है. इट इज द सिटी के अर्बन एलिट्स आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस डिस्काउंट एंड एक्सचेंज, फ्रॉम दिस एक्सचेंज मनी. और कुछ इस वक्त नहीं होगा, स्प्रेड होगा. यस, वो कह रहे हैं कि स्प्रेड होगा, बहुत लोग जाकर इस्तेमाल करेंगे. पर मुझे लगता है कि इसका जो सफर जो है ये काफी लंबा सफर है. तो आशा लॉन्ग टर्म का बात कह दूं मैं, it is the cities who are going to lead the way on everything. So don't discount the value of a country that is slowly can move from a cash economy to a less cash economy. But itni lambi nahi. I mean, don't think also it's going to be as far long as that. In fact, it can go like wildfire. And it can really make a big difference. So let's not totally damn everything that is being done. लेकिन इन्होंने कहा कि इससे मध्य वर्ग को फायदा होगा और गरीब को क्या फायदा होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ. ये दो चीजें हैं. एक तो हमने पहले ये नोटबंदी किया बिना तैयारी के, अब वो सक्सीड नहीं हुआ तो अब कैशलेस की बात कर रहे हैं, लेस कैश की बात कर रहे हैं बिना तैयारी के. इसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है, जहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जहां पे कि आपके पॉइंट ऑफ सेल्स हों, आपके जो मोबाइल पे एप्स वगैरह हों और बाकी सारी तैयारी, उसके लिए समय लगता है. वो कोई ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा. और दूसरी बात ये कि हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स बदलते बदलते देर लगती है. अमेरिका में 50 साल से ज़्यादा हो गया क्रेडिट कार्ड को, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह को काफ़ी समय हो गया. लेकिन अभी मैं वहाँ गया था तो देखा मैंने बहुत कैश का प्रचलन है. जापान में कैश का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, वो तो बहुत एडवांस्ड सोसाइटी हैं. तो ऐसा नहीं होता कि तुरंत बदल जाता है. और अगर अभी जैसे आपने कहा कि 40% लोग अब क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो जब नोट नहीं होंगे तो वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे. पर ये ज़रूरी नहीं कि वो परमानेंट हैबिट में बदल जाएगा. तो मेरा मानना है कि हमारे देश में असंगठित क्षेत्र जो है उसका एम्प्लॉयमेंट 94% है और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उसका 6% है. ये जो 94% है, इनकी आमदनी कम है, इनकी ये ज्यादातर कैश में ही डीलिंग होती है, क्योंकि उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है कि वो ये सारा चीजें करें. तो ये जो प्रचलन है, मैं ये नहीं कह रहा कि लेस कैश की तरफ मूव करना चाहिए. बात पूरी हो जाए फिर बहुत सारे लोग, मैं बिडाल के पास आना चाहती हूँ. बहुत सारे लोगों को इस तरह की आशंकाएं हो रही हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कार्ड पेमेंट करते हैं, वो भी बार बार ये सवाल कर रहे हैं. वो बार बार ये सवाल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है मोबीविक या पेटीएम या इस तरह की कंपनियों के थ्रू जो पैसे का पेमेंट चल रहा है, उसमें वो उनको ये समझ नहीं है, मतलब वो इसलिए हिचक रहे हैं कि अगर हमने इसमें अपने पैसे रख दिए तो पता नहीं वो हमारा पैसा कितना सुरक्षित है. अगर मान लीजिए हमने इस पैसे से 100 रुपये का सामान खरीदा तो उस पर कितने पैसे वो कंपनी लेगी, क्या वो मुफ्त में सारा कारोबार कर रही है. ये सारे सवाल लोगों के मन में अब उठने लगे हैं, जो तथाकथित रूप से एडवांस हैं, जिनको कार्ड पेमेंट आता है, जो स्मार्टफोन रखते हैं. ये उन लोगों के सवाल हैं, इसलिए मैं आपको बुलाई. देखिए, 2-3 चीज़ें. एक बहुत बड़ी मिथ्या है, वो ये है कि जो कैश का ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत सस्ता है. ये बहुत बड़ी मिथ्या है. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. आप जाते हैं किसी व्यापारी के पास, आप कुछ सामान खरीदते हैं जिसका दाम है 27 रुपये, आपने उसको 30 रुपये दिया, वो आपको वापस क्या देता है? या तो कुछ भी नहीं देता या 2-3 चॉकलेट पकड़ा देता है. आपने उस ट्रांजैक्शन पे 10% लूज कर दिया, 10% लूज कर दिया. तो हमें ये जो बुरी आदत है कैश की, नहीं, वो 10% आप सेव कैसे करेंगे ये बताइए. वो 10% आप सेव कर, वो 10% आपको देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको 27 रुपए देने उस दुकानदार को, तो आप 27 ही देंगे उसको, आप 28 नहीं देंगे, आप 27.4 नहीं देंगे. उसमें हमारा क्या फायदा होगा? हाँ, मतलब आप जैसी तमाम कंपनियां जो ये सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, उनका क्या फायदा है? हम उसके थ्रू ही क्यों करें, मैं ये जानना चाहती हूँ. हाँ, हमारा फायदा ये है, हमारा फायदा कितना टैक्स लेते हैं उनसे, कितना उनको अतिरिक्त पेमेंट करना होगा, कितना मैक्सिमम पेमेंट रख सकते हैं, कैसे आप उसकी डिजिटल सुरक्षा मुहैया कराते हैं, ये सब चीजें जो दुकानदार है दूसरे सिरे पे, उस ट्रांजैक्शन के दूसरे सिरे पे, उससे जो कंपनियां हैं, हम और हमारे जो पेयर कंपनियां हैं, वो 1 से 2.5% के बीच में उससे उसका कमीशन लेती हैं. तो आप फिर यही ट्रांजैक्शन देखिए, इस ट्रांजैक्शन में जिसमें ग्राहक 3 रुपये दे रहा था, जो अपने पॉकेट से भर रहा था, उसकी बजाय
हम दुकानदार से तो 20 क्या आप पैसे समझ ले रहे रहे हैं हैं। कि दुकानदार ग्राहक को मुफ्त में छोड़ देगा, वो उससे उसका पैसा दुकानदार ग्राहक से नहीं वसूलेगा? मान लीजिए वसूल लेगा तो कितने वसूलेगा? 27.2। इसके पहले आप कितना दे देते? इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है कि आप जो अभी कम पैसे वसूल रहे हैं कल को अपनी फीस बढ़ा दें? इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन है। नहीं, मैं कंपटीशन है। बड़ा प्रॉब्लम है हमारे डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट सिस्टम में, वो है लैक ऑफ रेगुलेशन। और मुझे लगता है कि अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ेंगे, रेगुलेशन बहुत सख्त होनी चाहिए, तो क्योंकि पहले रेगुलेशन लाना चाहिए था, बाद में रेगुलेशन इकोनॉमी फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू व्हाई। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मान लीजिए मैं कंपनी में पेटीएम में मेरा पैसा है, अगर मेरा पेटीएम में पैसा है, मैं दुकान के पास जाता हूं, क्या मेरे पास पोर्टेबिलिटी है कि नहीं? इस वक्त एंटायर पेमेंट मैकेनिज्म में कोई पोर्टेबिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल से पोर्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। और ऐसा एक प्लेटफॉर्म पेमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि मेरा इस वॉलेट का पैसा उस वॉलेट के थ्रू से जा सकता है। और रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता, उसके बाद इस तरह की डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था करती मैं सरकारें कहूंगा तो कि ज्यादा हमारे अच्छा यहाँ होता। बहुत ज्यादा और उल्टा किस्म का रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट कंपनी है, पेमेंट कंपनी है, तो अब कुछ ऐसे लाइसेंसेस आ रहे हैं जहां पे ब्रांच खोलना जरूरी है। अरे जब हम पेमेंट कंपनी है और इंटरनेट कंपनी है, तो हमें आप क्यों फोर्स कर रहे हैं ब्रांच खोलने के लिए? तो अब इस तरह की चीजें ऐड करूंगा। देश बहुत गरीब देश है। यहाँ पे पॉवर्टी लाइन और उसके नीचे आसपास के लोग 70% हैं। उनके लिए बैंक अकाउंट खोलना बैंकों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए प्राइवेट बैंक जो रूरल एरियाज में और अंडर डेवलप्ड एरियाज में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो कॉस्ट, जैसे एक जनधन योजना का अकाउंट खोलने में जो बैंकों से पता लगा है 1500 रुपए एक बैंक अकाउंट को खोलने हैं। यानी कि आपने अगर 22 करोड़ अकाउंट खोले तो आपका कितना, करीब 35-40 हजार करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी से जाता है। तो मेरा मानना है कि इतने गरीब देश में इतना ज्यादा बैंकिंग तेजी से क्यों नहीं बढ़ा है? उसके पीछे गरीबी एक कारण है, उसके पीछे एक कारण कि आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना बड़ा है कि वहां पे वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अब पेमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वगैरह की बात है, वहां पे भी देखना पड़ेगा कि कितना वो जो उसका कॉस्ट बेयर कर पाते हैं। और जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि 27 रुपए और 30 रुपए, पर अगर हो सकता है कि 29.5 रुपए और 30 रुपए हो तो 50 पैसे नहीं, बहरहाल हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारा मकसद आज जो चर्चा करने का था वो ये नहीं था कि डिजिटल पेमेंट को कैसे सुविधाजनक बनाया जाए। हम तो डिजिटल पेमेंट को सुविधाजनक बनाने पे और इससे बड़ी बहस कर सकते हैं। आज की चर्चा का मुख्य मुद्दा ये था कि अब तक डीमोनेटाइजेशन के 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, कुछ ही दिन और बचे हैं, लगभग 2 हफ्ते, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ओवरऑल 50 दिनों में क्या हासिल हुए, क्या नहीं हासिल हुए, किस तरफ जा रही है इकोनॉमी, उस पर हमारा मुख्य मकसद था बातचीत करने का। और जो आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं, अब तक 90 से 100 लोग दम तोड़ चुके हैं, बैंक कर्मचारी भी दम तोड़ चुके हैं, और आम लोग भी लाइनों में खड़े खड़े उनकी मौत हो गई, कुछ लोगों की अस्पतालों में मौत हो गई, कुछ लोगों को और किसी तरीके से शॉक लगा। तो ये जो असुविधा हुई है लोगों की, क्या उसके बाद से इन सारे त्याग के बाद से हम कह सकते हैं कि नोटबंदी एक सफल अभियान रहा? इस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ नौजवान जो अपने सवाल करना चाहते हैं पूछें। सर, मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से है, खासकर जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है डिमोनेटाइजेशन का, आप सब लोग अपोज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत स्टेप है, लेकिन जनता तो इसको एक्सेप्ट कर रही है। अपोज नहीं किया। नहीं, मैं मोस्ट ऑफ द पीपल का कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट की, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कह रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जनता है वो तो एक्सेप्ट कर रही है इसको, अदरवाइज वो लाइन में लगने के बजाय प्रोटेस्ट करती रोड पे। तो अब इसको नॉर्मल चलन में लाने के लिए क्या स्टेप लेना, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसको विड्रॉ करने के मूड में है नहीं, तो वो तो इसको ही चलाएगी, लेकिन इसको नॉर्मल चलन में लाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, वो आप सजेशन दीजिए। एक और सवाल कोई पूछना चाहता है? डिमोनेटाइजेशन का अभी जो सत्ता पक्ष के निकट लोग हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं, और जो विरोध में हैं वो उसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन डिमोनेटाइजेशन से मेरे को लगता है कि कुछ हद तक सफलता ज़रूर मिली है ब्लैक मनी को बाहर लाने में, लेकिन उसके बाद भी जो ई पेमेंट सिस्टम है, जब तक डिजिटल लिटरेसी भारत में नहीं होगी तो ई पेमेंट सिस्टम पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। मैं गुलचरण सर से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो डिमोनेटाइजेशन किया गया है, इसके अलावा ब्लैक मनी को और करप्शन फ्री इकोनॉमी बनाने के लिए, ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए क्या क्या पॉलिसी चेंजेस हो सकते थे या होने चाहिए? जी, तो पहले आपको मैं कहूँगा कि नॉर्मलाइज, कितनी जल्दी नॉर्मलाइज कर सकते हैं, वो तो मैंने कहा कि अगर हमें हमारी जो मशीनें हैं वो इतनी जल्दी नहीं
प्रिंट कर सकती नोट, तो आउटसोर्स कर दो। और बहुत सी गवर्नमेंट्स हैं जिन पे बड़ी हाई लेवल ऑफ है सिक्योरिटी, तो और वो उनको देना चाहिए। सेकंड, आपका जो सवाल है साहब जी, वो मैं कहूँगा कि सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी, जहाँ ब्लैक मनी शुरू होता है, काला धन, उनको बंद करना है। एक सजेशन मैंने दी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन को कम करना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन द सिटीजन टू गवर्नमेंट ऑफिसर डीलिंग में। और वो मैंने कहा था श्री कृष्णा, जस्टिस श्री कृष्णा की जो रिपोर्ट है इंडिया फाइनेंशियल कोड, वो अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरी बात है, मैं कहना चाहता था कि काला धन अभी आता है सोने में, गोल्ड में आता है। इसका कारण इस वक्त है क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी है। अगर कस्टम्स ड्यूटी को हटा दो तो स्मगलिंग कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और मार्केट जो प्राइस है इक्वलाइज हो जाएगी, मार्केट प्राइस और ब्लैक मार्केट प्राइस, हाँ। और इससे फर्क। तीसरी बात है स्टैम्प ड्यूटी। क्या कहते हैं, स्टैम्प ड्यूटी को हटा देना चाहिए। बाकी जैसे बाकी देशों, एक जो है ना रियल एस्टेट जो धंधा होता है ज़मीन के ऊपर, वो धंधा से काला धन उठता है। तो अगर वो कारण है, स्टैम्प बहुत हाई है हमारी स्टैम्प ड्यूटी हिंदुस्तान की, और इसको अगर आप हटा देंगे, सीधा बाकी देश हैं कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स हमारे भी लेकिन अगर ये डीमोनेटाइजेशन के संदर्भ में जो अगर आपने गोल्ड वाली बात कही है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। अगर डीमोनेटाइजेशन के संदर्भ में देखें तो अखबारों में लगातार खबरें आती रहीं कि 4 घंटे में 75 करोड़ के और पता नहीं कितने कितने करोड़ों के सोने बिक गए, जबकि उससे ठीक 1 साल पहले सरकार ने गोल्ड डिपॉजिट पॉलिसी शुरू की थी, उसमें सोने नहीं आए। लोगों ने स्वेच्छा से कुछ नहीं किया, लेकिन खरीदारी में अपने पूरे पैसे निवेश कर दिए। तो इससे कस्टम ड्यूटी अगर हटा देंगे तो क्या वाकई इससे कुछ फायदा होगा? स्मगलिंग कम हो जाएगी। देखिए अमृता जी, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो काले धन का जो इससे जो डिमोनेटाइजेशन से संबंध था, वो तो अब सरकार भी एक्सेप्ट कर रही है। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कह दिया पूरा पैसा वापस आ रहा है, तो इसमें वो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये स्कीम तो ब्लैक मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फेल हो गई है, इसमें कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आप करेंसी को रिलीज कर देंगे तुरंत, और 500 और 1000 रुपए के नोट तो अभी बैंकों में पड़े हुए हैं, वो कहीं अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, तो तुरंत लिक्विडिटी वापस आएगी। पर लेकिन सरकार ऐसा करने वाली नहीं, क्योंकि ईगो की प्रॉब्लम है। तो ये आज देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी के ईगो के बारे में। दूसरी बात है कि आप किस तरह से जो ब्लैक इकॉनमी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं तुरंत, जैसे कि लोकपाल बिल है, वो पास हो गया, लोकपाल नहीं है। लोकपाल एक अंकुश लगाने की बात है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो बिल पास हुआ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर पार्टियां जो राइट टू इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगी तो उससे उनके ऊपर अंकुश लगेगा। विसल ब्लोअर्स बिल से ही आपके बहुत सारे स्कैम्स बाहर निकले हैं। विसल ब्लोअर बिल को डाइल्यूट किया जा रहा है, ना कि उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे विसल ब्लोअर को मार दिया गया है पिछले, आप देखें 5-6 साल में। हाँ, फिर उसी तरह HSBC बैंक है, वो हवाला करता पकड़ा गया, जो डेटा आया HSBC के बैंक का, लेकिन आज तक बैंकिंग सीक्रेसी पे कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे हवाला है, हवाला सरकार जो ट्रैक करती है कहाँ से हवाला चलता है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया। तो ऐसे बहुत सारे कदम हैं जो कि तुरंत उठाए जा सकते थे, और जिससे इन 3% जो काले धन की अर्थव्यवस्था चलाते हैं उन पे अंकुश लगता। आज उन पे अंकुश नहीं लग के 97% जनता परेशान। मेरा ऐड करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के आधार पर लाना पड़ेगा। मेरा एक सुझाव है कि मैं चाहती हूँ कुछ और बच्चों के सवाल ले लें, इसके बाद आप लोग के जवाब पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो मैं कैशलेस मनी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभी जो कैशलेस मनी जो चल रहा है, मतलब आने वाला है, उससे ये कि जो साइबर क्राइम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, इससे हैकर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार किस तरह से अपना प्रबंधन करेगी? अच्छा सवाल है। मैं चाहती हूँ कुछ लड़कियाँ भी पूछना चाहती हैं सवाल, उनको भी दीजिए। मैम, जैसे कि इन्होंने बताया कि पुअर जो है साइबर क्राइम जो है वो इंक्रीज़ होगा, उसी तरह से मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा जो ब्लैक मनी का रीज़न, जैसे गुरुचरण सर ने बोला था कि स्पीड इज़ ए एसेंस, तो उस तरह से एक हमारा ये जो पुअर बिलिंग कल्चर जो है वो भी एक तरह से रीज़न रहा है ब्लैक मनी के जनरेशन में। तो उसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अभी, और किस तरह से हम उसके सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे? क्योंकि अगर हम अपने 12th 5 ईयर प्लान के गोल पर जाएं, जो कि था फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ,
तो हमारा वो एंडिंग पॉइंट आ रहा है 2017, हम उसके कितने नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि स्टेप वाइज तो हम ब्लैक मनी को निकालने के लिए हमने गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम्स और इनकम डिस्क्लोजर एंड उसके बाद अब डिमोनेटाइजेशन पे आ गए हैं। तो हम कितने पास जा रहे हैं और किस तरह से हमारे जो है, अगर हम गवर्नमेंट नहीं तो पॉपुलेशन भी हमारी किस तरह से उसको साथ दे, क्योंकि अगर दोनों तरफ से काम होगा, मतलब आप ये कह रही हैं कि जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पहल करी अगर उसमें पब्लिक साथ दे तो शायद ये ज्यादा। इसमें मेरा एक कमेंट है कि ब्लैक मनी का एक प्रमुख कारण ये है कि इनकम टैक्स जो एक्ट है उसमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हमारी जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो MMR कहते हैं वो कई विकसित देशों के मुकाबले ज़्यादा है, जो कि हम 33-34% और कई तरह के सहज जुड़ के 35% के आसपास वो चल जाती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि 35% अपनी आय का हिस्सा लोगों को देने में कष्ट ज़्यादा होता है, तो वो इसके लिए तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं। एक तो ये, दूसरा ये बोले कि हमारे पूर्व लोगों ने पूछा कि भाई और क्या स्कीम्स होती, मेरा ये मानना है कि गोल्ड और रियल एस्टेट और तीसरा मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट सर्विस, ये तीनों जब तक बहुत हाई एंड एसेट्स होंगे जब तक करप्शन बढ़ेगा। लेकिन इनको एक मॉडरेट एसेट बनाना पड़ेगा। अगर ये हाई एंड एसेट रहे तीनों चीज, तब तक करप्शन रहेगा। कम हो सकता है, इस डिमोनेटाइजेशन से निश्चित रूप से करप्शन पे इम्पैक्ट पड़ा। ये एक जो मिसकंसेप्शन मैं बार बार पहले भी बोला कि सारा पैसा वापस आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कैश करप्शन था वो कुछ नहीं मिला, कैश करप्शन ट्रैक हुआ है। अमृता जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ऐसा है कि पिछले 40 सालों पिछले 48 से कम 40 कमिटीज और कमीशन बैठे हैं जिन्होंने ब्लैक इकॉनमी को स्टडी किया है। उन्होंने हजारों सुझाव दिए हैं और सैकड़ों उसमें इंप्लीमेंट हो चुके हैं। ये ऐसा नहीं कि पहली बार जो कोई स्कीम इंप्लीमेंट हुई है। जैसे कि आप देखिए हमारे यहाँ 1971 में जब मिसेस गांधी जब फाइनेंस मिनिस्टर थी तो 97.5% हाईएस्ट टैक्स रेट होता था, वो घटा के आज 30% कर दिया गया है ना। वेल्थ टैक्स उस समय 2% था, तो 15 लाख रुपए की आमदनी पे आपका 102% टैक्स हो जाता था, आज 30% है। और बाकी और उन्नत देशों जैसे अमेरिका ले लीजिए, वहां पे आपका फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स और लोकल टैक्स मिला के 50% टैक्स होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारा बहुत हाई टैक्स है। सोशल सिक्योरिटी अलग है, हमारे देश की अलग है, तो हमारा 34% ज्यादा कष्टदायक है अमेरिका के 50%। टैक्स तो 34% नहीं है ना हमारे यहाँ, और जो टैक्स पे करने वाले उनकी संख्या बहुत कम इसीलिए है। साइबर क्राइम की मैं बात कर रहा था, साइबर क्राइम की जो एक सवाल हुआ था, साइबर क्राइम के लिए बहुत एक सख्त ज़रूरत है कि हमारे देश में जो साइबर पुलिसिंग जो है वो अभी भी उतनी आधुनिक नहीं हो चुकी है जितनी की होनी चाहिए। अगर जिस तरह से हमारा साइबर अगर कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़े, मुझे लगता है कि हमारी जो साइबर पुलिसिंग जो है वो अभी भी काफ़ी पुराने स्टेज में मैंने कहीं पढ़ा था कि बांग्लादेश में और रशिया में वहाँ की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ से 50 मिलियन डॉलर की लूट हो गई। तो ये जो साइबर क्राइम जब खुद सेंट्रल बैंक से, सरकारी बैंकों से लूट हो जाती है, उसको ने तो सारी सरकार के डेटा ले लिया, तो उसको सुरक्षित करने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो पहले उसमें सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी नहीं था? बिल्कुल, हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं कि वो हर रोज जो देखते हैं कि गवर्नमेंट अफसर को कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए या क्लर्क को कुछ लेने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को साथ ही साथ बताना चाहिए कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर रही है, कि इनकम टैक्स ऑफिसर को कैसे कंट्रोल कर रही है, कि ये भी दिखाना चाहिए लोगों को आने वाले दिनों में ज्यादा परेशानी हो जाए इससे। ये बहुत जरूरी है। जी, लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, कौन सा वो पॉइंट होगा, चाहे वो कैशलेस इकोनॉमी की बात की जाए, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए या और इकोनॉमी के ग्रोथ की बात की जाए, कौन सा वो पॉइंट होगा जहां पर माना जाएगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है? 100% इम्पैक्ट इसका जरूरी नहीं है कि पड़ा हो, कि भाई भ्रष्टाचार कितने % पड़ा है वो तो बताइए। ये मतलब एक एज एन अर्थशास्त्री इसका डाटा तो मैं रिसर्च से ही दे सकता हूँ। हाँ। और आज कोई ऐसी रिसर्च हुई नहीं है। हाँ। पर इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है जैसा कि वातावरण में है। हाँ। अब आप बोल रहे हैं कि
कि कैसे सफलता मापेंगे? मैं इस स्कीम का इम्पैक्ट, इसका पेनफुलनेस अगले 100 दिन मार्च अप्रैल तक मुझे लगता है कि इसका पेन रहेगा बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास नोट नहीं। एक कंपनी है CMIE करके कोई डेटाबेस है जिसने डेटा निकाला है जिसके मुताबिक 1,30,000 दिसंबर तक 1,28,000 करोड़ का तो नुकसान हो गया। बिल्कुल। अब अगर ये मार्च और अप्रैल तक चला गया तो और पता नहीं कितना नुकसान होगा डाटा इकोनॉमी चल को। रहे हैं कि भाई इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का इतने हजार करोड़ का लग गया। ये 2018 तक वापस मान लो डिजिटाइजेशन देश में अच्छा हो जाए, अच्छे का मतलब डबल डिजिट डिजिटाइजेशन ट्रांजैक्शन हो जाए। दूसरा जो हमारा जो GDP ग्रोथ का आंकड़ा है जो अभी 7.1 हुआ है, वो अगर 8-8.5% 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल नहीं ऐसे नहीं मैडम, तब तक वो ऐसी पेनफुल, ये पेन तो मेरे हिसाब से जो ही नोट की पूरी स्कैरसिटी खत्म हुई, ये पेन खत्म हो जाएगा। ये कब खत्म होगी? ये मुझे लगता है मार्च से पहले हो जाएगा। मार्च मतलब अभी मार्च तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। आखिरी कमेंट आपसे संक्षेप में। मेरा ये मानना है कि देखिए इस समय होलसेल ट्रेड कह रहा है कि हमारा 30% पे आउटपुट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो बहुत जबरदस्त बढ़ गया है, और जो इंडस्ट्री है औद्योगिक उत्पादन नहीं, वो तो पिछले उसका गिरावट है। और इस समय औद्योगिक उत्पादन जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर कह रहा है, ब्रास इंडस्ट्री मुरादाबाद की कह रही है, होजियरी इंडस्ट्री लुधियाना की कह रही है, बहुत बड़े लेवल पे सर्विसेज सेक्टर में और एग्रीकल्चर में और इसमें सब जगह गिरावट है। तो इस समय जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बड़ी तेजी से गिर रहा है, पर अगर उसको अभी रोकने की जरूरत है और इसीलिए तुरंत सरकार को कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो कैश की अवेलेबिलिटी है वो तुरंत बढ़े। अगर वो नहीं होता है तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर करेंसी बाहर चले जाएगी तो ये नहीं होगा कि आप बताइए, अगर ट्रांजैक्शन के लिए एक करेंसी क्या है, ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप करेंसी नहीं है, इन परिस्थितियों में गरीब आदमी को क्या फायदा हो रहा है? बस संक्षेप में मुझे लगता है ये कि जो गरीब आदमी को तो इस वक्त एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि इस देश भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त हो जाएगा, पर इस वक्त जो साफ आंकड़े बाहर आ रही हैं उसमें जो आपका जो प्रोग्राम का नाम है सरोकार, सरकार को काफ़ी फिस्कल गेंस नवंबर में मिल गई हैं। इस बार नवंबर का डेटा आया है, उसमें एक्साइज ड्यूटी को ग्रोथ अप्रैल नवंबर में 44% ग्रोथ दिखाई दी है। मुझे लगता है कि इस डिसीजन से एटलीस्ट बहुत लोग ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं वो टैक्स नेट में आ गए हैं और उससे सडनली एक्साइज ग्रोथ, सर्विस टैक्स ग्रोथ बहुत बढ़ गई है। इनकम टैक्स के तो अभी देखा दिसंबर के बाद मालूम होगा, पर नवंबर का ग्रोथ से क्लियर है कि सरकार को टैक्स नेट में लोग आ गए हैं। टैक्स नेट में तो लोग आ गए हैं, तो सरकार को लेकिन अगर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, अगर वो पैसे लेके रख लिए या पैसे खर्च ही नहीं करेंगे, तो चाहे वो सर्विस की बात हो चाहे और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो, उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं। वैट हो, सर्विस टैक्स हो या दूसरे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। इस वक्त एक्साइज और सर्विस टैक्स के बहुत एक इंपॉर्टेंट गेन हुआ है, एटलीस्ट इन नवंबर डेटा जी। कब तक ये सस्टेन रहेगा? दिसंबर डेटा में डायरेक्ट टैक्स में भी यही गेन आएगा। मैं कहूँगा एक और चीज़, आप सोच रहे हैं ना क्यों, when can we declare victory? When can the government declare victory? एक और पैरामीटर से देख सकते हैं कि इस वक्त कैश हमारा कोई 12% है ऑफ GDP, और अगर और जो बाकी देश है ना जैसे मेक्सिको, ब्राज़ील, हमारे जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जी, इनकी जो रेशो है वो है कोई 5-6%। अगर हम 8% तक भी आ जाएं 1-1.5 साल में तो फिर भी काफ़ी लाभ हम मान सकते हैं, क्योंकि by bringing that money people लेकिन उस 1 साल के बीच की जो पीड़ा है वो आम आदमी को झेलनी पड़ेगी, और शायद इसके लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं। आपने पूछा क्या है पैरामीटर्स, ये एक पैरामीटर हो सकता है। बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी जो आपने शुरुआत में कहा था कि मीडियम टर्म में जो पीड़ा है उसको झेल ले अगर आदमी, तभी शायद आगे हम अच्छे दिनों की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद।